में फाइनल पॉलिटिकल साइंस 5th पेपर के स्टूडेंट्स, यूनिट 3 में हमने पिछले लेक्चर में ईस्टर्न के द्वारा प्रतिपादित सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के संबंध में विश्लेषण किया था और हमने ये अध्ययन किया था कि ईस्टर्न ने 1953 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में इस सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को विशद रूप से विश्लेषित किया है। इसे इनपुट आउटपुट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और इसे हमने पिछले लेक्चर में विभिन्न पॉइंट्स के आधार पर विश्लेषित किया था, जैसे पर्यावरण, वातावरण या जिसे एनवायरनमेंट या वातावरण भी कहते हैं, इनपुट, आउटपुट और फीडबैक इत्यादि पॉइंट्स को हमने उठाते हुए इस सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था। ईस्टर्न के द्वारा प्रतिपादित सामान्य व्यवस्था सिद्धांत या इनपुट आउटपुट जो मॉडल है, इसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना भी की जाती है और इसकी उपयोगिता भी है। तो आज हम ईस्टर्न के बताए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ ईस्टर्न्स जनरल सिस्टम थ्योरी। पहला हम देखेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं और आलोचना इसकी क्यों की जाती है, इसका क्रिटिसिज्म किन किन आधारों पर हम कर सकते हैं। ईस्टर्न के द्वारा बताया गया सामान्य व्यवस्था सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से विभिन्न आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। पहली आलोचना ये की जाती है कि राजनीतिक व्यवस्था के स्थूल और सूक्ष्म व्यवस्थाओं में इसमें कोई अंतर नहीं किया गया है। इसमें ईस्टर्न द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था सिद्धांत में बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। ये स्पष्ट है कि ईस्टर्न बात तो एक सूक्ष्म राष्ट्रीय व्यवस्था की करते हैं, लेकिन उसके विस्तार में एक स्थूल राजनीतिक व्यवस्था घूमती रहती दिखाई देती है। ईस्टर्न ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से भिन्न एक नए राजनीतिक सिद्धांत के जो कार्य कारण संबंधों को समझाने में सक्षम हो निर्माण का प्रयत्न इसी कारण किया है कि उसकी दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का सारा आधार मूल्यों पर स्थित था और वह राजनीतिक विज्ञान को एक आनुभविक शास्त्र का रूप देना चाहते थे। परंतु इस बात को वो भूल जाते हैं कि आनुभविक शोध ऐसी वस्तुओं के संबंध में ही की जा सकती है जो स्थूल हो और इंद्रिय गम्य हो, न कि ऐसी वस्तुओं के संबंध में जो सूक्ष्म हो और संकल्पात्मक व्यवस्थाओं के बीच भेद करने में ये असफल रहे। तो इसलिए चूँकि राजनीतिक व्यवस्था के स्थूल और सूक्ष्म व्यवस्थाओं में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं ईस्टर्न इस सिद्धांत के अंतर्गत, इसलिए इसमें कमी मानी गई है, इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा जो आलोचना का बिंदु है वो ये कि सामाजिक और राजनीतिक अंतःक्रियाओं में अंतर का भी अभाव है। ईस्टर्न के द्वारा प्रतिपादित सामान्य व्यवस्था सिद्धांत में जो सामान्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है केवल उन भूमिकाओं और अंतर्क्रियाओं तक जिनका संबंध संपूर्ण समाज के लिए आधिकारिक वितरण से है, उसको वो सीमित रखना चाहते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ राष्ट्रीय व्यवस्था से है, परंतु ईस्टर्न को उसे राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने में इस कारण संकोच है कि वह अपने संकल्पनात्मक उपकरणों को एक सूक्ष्म व्यवस्था के आवरण में ही
रखना चाहते थे, परंतु जब राजनीतिक शब्द की स्थूल रूप में व्याख्या न की जाए, राजनीतिक व्यवस्था का उपयोग आनुभविक शोध के लिए किया जाना संभव नहीं है। इसलिए एक आलोचना का प्रमुख बिंदु ये बन जाता है कि उनकी इस सिद्धांत में सामाजिक और राजनीतिक अंतर्क्रियाओं को एक ही मान लिया गया, इनमें भेद नहीं करके उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। तो एक बड़ी आलोचना का विषय ये बन जाता है। तीसरी आलोचना का बिंदु ये है कि व्यक्तियों पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव में रुचि न होना। ईस्टन उन व्यक्तियों पर जो व्यवस्था का अंग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में, इसको समझाने में रुचि नहीं लेते। उसकी व्यवस्था विश्लेषण है और उस सदस्यों के व्यक्तित्व से जिसका कोई संबंध नहीं है, और विश्लेषण की उसकी इकाई अंतःक्रिया है, लेकिन व्यक्ति नहीं है। तो राजनीतिक व्यवस्था और व्यक्ति दोनों ही उनके इस सिद्धांत से बाहर हो जाते हैं। तो वास्तव में ईस्टन ने व्यक्ति की जो कल्पना की है, वह व्यक्ति न होकर एक आवरण मात्र बनकर रह गया। तो एक विचारक हैं क्रैस, उन्होंने लिखा है कि ये अजीब सा लगता है कि एक सिद्धांत जो तथ्य के प्रति इतना आदरपूर्ण हो, लेकिन सार की दृष्टि से वह खोखला हो जाता है। चूँकि ईस्टन के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत में तथ्यों पर अधिक जोर दिया गया है और सार तत्व का महत्व कम है, इसलिए ये आलोचना का विषय बन जाता है। और इसी आधार पर यह आलोचना की जाती है कि व्यक्तियों पर व्यवस्था के प्रभाव में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया, जो उचित नहीं है। तो ये विभिन्न आधारों पर ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की कमियों को उसको उजागर किया गया है और इन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। ईस्टन के इस सिद्धांत का जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आलोचना ही नहीं बल्कि हम इसका दूसरा पक्ष भी देखेंगे, क्योंकि मूल्यांकन में आलोचना के साथ साथ उसकी उपयोगिता का भी अध्ययन किया जाता है। ईस्टन के द्वारा बताए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है और उन्होंने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता का विश्लेषण करने में काफ़ी सहायता मिलती है। ईस्टन का ये विश्लेषण व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन और उसकी गतिशीलता को ध्यान में रखता है। रुकावट, दबाव का नियंत्रण, उद्देश्यपूर्ण निर्देशन ऐसी संकल्पनाएं हैं जो हमें व्यवस्थाओं की प्रक्रियाओं की गतिशीलता का विश्लेषण करने में सहायता पहुंचाती है। ईस्टन का दावा है कि उनका ये सिद्धांत परिवर्तन और स्थिरता दोनों को ही गहराई में जानने की क्षमता रखता है और इस दृष्टिकोण से इसकी अत्यधिक उपयोगिता है। दूसरा, अगर हम इसकी उपयोगिता देखें तो वो है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में। राजनीतिक विज्ञान को में तुलनात्मक अध्ययन करने में ये सामान्य व्यवस्था सिद्धांत अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इस पद्धति की दूसरी उपयोगिता राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में है। ईस्टन के सिद्धांत की सहायता से समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात करने में काफ़ी सुविधा हुई है। कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर यह पद्धति कुछ विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित नहीं है।
तो इन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को ईस्टन ने एक राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत प्रदान किया और ये बहुत ही स्पष्ट है, ये वैज्ञानिक स्तर पर आधारित है। और ऑरेन यंग ने ईस्टन के इस आगत निर्गत मॉडल या इस विश्लेषण को काफ़ी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है, उपयोगी माना है। इन सब आधारों पर हम राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को हमारे विषय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत से, इस विश्लेषण से विषय व्यवस्थित और इसको व्यवस्थित हुआ और इसको वैज्ञानिकता प्राप्त हुई है। तो मूल्यांकन में हम दोनों पक्षों के आधार पर ईस्टन की इस सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की हम दोनों पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं और इसका मूल्यांकन कर सकते हैं।